नमस्ते। हिंदी कक्षा 10 के अभ्यास में आप सब विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में अभ्यास कर रहे हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि ये जो प्रश्न है वह टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। एसएससी बोर्ड में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में डी विभाग में, कौन से डी विभाग में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में। टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट। तो ये एक टिप्पणी दी जाती है और उसके अथवा में दूसरी टिप्पणी दी जाती है। दोनों में से एक का आपको उत्तर लिखना है, उसके विषय में लिखना है, और जिसके 3 अंक है। और इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से आप लिखेंगे, अच्छे हस्ताक्षर से लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के 8 मुद्दे आपको याद रखने हैं, समझने हैं, और इसके विषय में आपको टिप्पणी तैयार करनी है। 8 टिप्पणी समझकर आप अच्छी तरह से उसे अगर आप लिख सकते हैं तो 3 में से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं, और ये इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्न होता होगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी मतलब क्या, इसका अर्थ क्या। तो हिंदी के आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ है, प्रयोजनमूलक। तो सबसे पहले प्रयोजनमूलक शब्द का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। प्रयोजन शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य। यह तो आपकी समझ में आ गया होगा। और मूलक शब्द का अर्थ होता है आधारित। तो प्रयोजनमूलक, ये 2 शब्द मिलकर इसका अर्थ होता है कि उद्देश्य से आधारित। तो कोई भी भाषा है वह विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होती है, लेकिन यह प्रयोजनमूलक हिंदी है तो उसकी ऐसी क्या विशेषता है, यह भी आपको समझना जरूरी है कि जो सामान्य हिंदी है, बोलचाल की हिंदी है, और प्रयोजनमूलक हिंदी है, दोनों में क्या फर्क है, यह आपको समझ लेना चाहिए। कि ऐसी हिंदी जो किसी उद्देश्य से आधारित है उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो दूसरी जो हिंदी है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जो एक हिंदी है वह बोलचाल की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। जो सामान्य हिंदी है तो वह भी, उसका भी प्रयोजन तो है ही, लेकिन जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं तो ऐसी हिंदी कि जो बातचीत, वार्तालाप, संप्रेषण और साहित्य की भाषा न होकर रोजगार, जीविकोपार्जन की जो भाषा है, जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा, वो प्रयोजनमूलक हिंदी है। प्रयोजनमूलक भाषा यानी कि ऐसी भाषा कि जिसका कोई एक प्रयोजन न होकर कई प्रयोजन है, बहुत सारे प्रयोजन हो, तो वह प्रयोजनमूलक भाषा है। हम देखें तो आज विज्ञान, तकनीकी, कानून, संचार, कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, विज्ञापन, कृषि, जनसंचार, आयुर्वेद और कार्यालय,
आदि विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है और ऐसी हिंदी है वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। मैं समझती हूँ, आशा रखती हूँ कि अब आप प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब हम हमारे पाठ्यक्रम में अभ्यास में जो प्रयोजन मूलक हिंदी के जो मुद्दे हैं तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला है संचार माध्यम। उसके बारे में अब हम समझते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था कि मनुष्य का जीवन ही सीमित था और सीमित ही दायरे में उसका जीवन बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। अपने आसपास, इर्द गिर्द का अर्थ है आसपास, आसपास घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही उसे पता लगता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। हम जानते हैं कि पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है, कोई समाचार देना है, पहुंचना है तो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। घोड़े की सवारी करके हम एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। ये जानकारी अगर कहीं पहुंचानी थी तो यंत्र युग आने से यह जानकारी फैलाने का अवसर भी मिल गया और यह अवसर बढ़ने लगा। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। तो क्या कि मुद्रण कला का आविष्कार हुआ तो इसलिए छपाई काम हुआ, इसलिए समाचार, कला, कथा इत्यादि का ये प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है और पिछले कुछ वर्षों से तो ये डिजिटल माध्यम के द्वारा भी ये जानकारी बहुत ही जल्दी से पहुंचने लगी है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर का युग आ गया तो इससे प्रगति होती ही रही। ये हमारा कोई संदेशा है, कोई जानकारी है तो बहुत ही चंद क्षणों में ये जानकारी या समाचार ये पहुंच जाते हैं। अब इंटरनेट का जमाना आ गया, क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। तो यह जो हमारा पहला मुद्दा था तो इसके बारे में टिप्पणी पूछी जाती है जिसका शीर्षक है संचार माध्यम। अब दूसरा मुद्दा है समाचार पत्र, जिसे हम अखबार भी कहते हैं। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मुद्रित का अर्थ है छपा हुआ। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है कि मनुष्य हमेशा अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। किस स्थान पर
कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो यह हम जानना चाहते हैं। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। इसलिए टीवी चैनल तो टीवी के द्वारा, मोबाइल में भी बहुत सारे समाचार आते हैं। समाचार पत्र भी ये इसका ही एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हमें समाचार मिलते हैं। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। हम जानते हैं कि हर घर की जो सुबह है वह समाचार पत्र से उसकी शुरुआत होती है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण। तो समाज के विकास में भी समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया, हम जानते हैं। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। तो इतिहास इसके बारे में भी हमें माहिती देता है और हम ये जानते हैं। आजादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन प्रारंभ किया था। लोगों को आजादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आजादी का हथियार सिद्ध हुए और ये आजादी दिलाने में भी ये समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसा हम अवश्य कह सकते हैं। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है। तो यह हुई समाचार पत्र की बात। यह आपको समझकर अच्छी तरह से याद रखना है और टिप्पणी के रूप में अगर पूछा जाए तो अच्छी तरह से लिखना है, योग्य रूप से लिखना है। ऐसा नहीं कि समाचार पत्र में उसके बारे में कोई अच्छी ये तैयारी ना करे, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त ना करें और कोई भी जो मनचाही बात है वह उसमें लिख डाले, तो ऐसा नहीं चल सकता और उसके हमें अंक भी मिल सकते नहीं है। इसलिए यहाँ जो जानकारी दी गई है तो उसी के अनुरूप आपको समझना है, याद रखना है। तीसरा मुद्दा है कि आकाशवाणी। तो आकाशवाणी में भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। तो आकाशवाणी के बारे में अब हम समझते हैं। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। फिर से हम समझिए कि आकाशवाणी किसका नाम है, तो कि भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में
मार्कोनी नामक, ये याद रखना इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। और 1901 यह भी आपको याद रखना है कि सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार और अन्य विविधता से भरे हुए कई कार्यक्रम तथा विज्ञापन हम सुनते हैं। अब प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग, उसका उपयोग दूरदर्शन के लिए भी किया जा सकता है, किया जाता है। तो दूरदर्शन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सन 1926 में, याद रखिए साल, कि सन 1926 में J.L. बेयर्ड, इसका भी नाम आपको याद रखना है, J.L. बेयर्ड ने लोगों को टेलीविजन की भेंट दी, उसका टेलीविजन का उपहार दिया। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है कि रेडियो में क्या है कि रेडियो है वह श्राव्य साधन है कि रेडियो के द्वारा हम सुन सकते हैं, दृश्यों को देख सकते नहीं है। लेकिन दूरदर्शन है वो रेडियो का एक विकसित रूप है कि दूरदर्शन के माध्यम से हम जानते हैं कि सुन भी सकते हैं और दृश्य को देख भी सकते हैं। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। 1959 में दिल्ली में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। आप सब जानते हैं, आप सबके घर पर ये टीवी होगा। तो हम टीवी के द्वारा और उसके पर्दे पर, उसकी स्क्रीन पर हम बहुत सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्याएं बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संचार, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। धार्मिक चैनल भी होती है, यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर है, संस्कार चैनल है, भक्ति चैनल है, आस्था चैनल है, जिसके द्वारा धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य, निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए। सभी छात्रों के लिए यह बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है कि टीवी के सामने ये जो हमें समय गुजारना है, लेकिन ये कार्यक्रम देखने हैं, लेकिन कैसे कार्यक्रम देखना है कि जो मनोरंजक हो, और मनोरंजन भी कैसा हो, ये सुरुचिकर हो, योग्य हो, आनंददायक, बुद्धिगम्य, ऐसे कुछ निश्चित कार्यक्रम ही हमें देखने चाहिए। और उसके कौन से कार्यक्रम देखना उचित है, कौन सा देखना अनुचित है, इसका विवेक हमें रखना चाहिए। वरना और बहुत घंटे तक टीवी के सामने हम बैठे रहते हैं, कार्यक्रम देखते रहते हैं, तो हमारी आंखें कमजोर भी हो सकती है।
शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। हम शैक्षणिक कार्यक्रम देखते हैं, रुचिकर कार्यक्रम देखते हैं तो हमारा भी विकास होता है। बराबर, आपको भी छात्रों के नाते आपको भी इस बात को ध्यान में रखना है कि आजकल दूरदर्शन के द्वारा ये कक्षा 9 के छात्र, कक्षा 10 के छात्रों के भी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। अलग अलग विषय के जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं वह प्रसारित होते हैं, वो आपको अवश्य देखना चाहिए, और जिसके द्वारा आपको घर बैठे ही दूरदर्शन के द्वारा आप अलग अलग विषय का अभ्यास कर सके और तज्ञों के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल सके। तो इस प्रकार से इस तास में, इस वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ, मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, और फिर संचार माध्यम, समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, मार्गदर्शन प्राप्त किया है। आप सबको अच्छी तरह से समझकर और याद रखना है और इस टिप्पणी को तैयार करना है। आप सभी को शुभकामनाएं।